विनायक जी, आपने रंगों की जिक्र किया तो मुझे रंग से कुछ चीज़ें याद आ गई। रंग भी लोग दिखाते हैं, पता है ना। तो कुछ गुटबाजी होती है, कुछ प्रतिद्वंद्विता होती है, और इन सारी प्रतिद्वंद्विता के बीच देखिए, ऐसा है कि जिस रंग की बात किए हैं तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जी। तो कुछ लोग रंग में आ जाते हैं और कुछ लोग रंग में नहीं आते हैं। तो ओ, मैं उनमें से हूँ जो क्या रंग बात में है। नहीं आने वाले में से हूँ। मतलब छोटी बात नहीं है कि जिनका पारंपरिक वहाँ शासन रहा, उनको आप पछाड़ करके भारी बहुमत से जीत हासिल किए। तो ये जीत का जो श्रेय है, आम जनता को ही देंगे या फिर आपकी एक अलग रणनीति थी? मोर्चा बन जाता था वहाँ। गुटबाजी बन जाती। गुटबाज मोर्चा बन जाता था। हाँ। तो उस मोर्चे का उनको जिनसे मेरी लड़ाई थी, उनको तो मैं बहुत पहले परास्त किया था। कई बार चुनाव में मैं उनके नज़दीक तक पहुंचा। लेकिन जो मोर्चा बनता था, अब कई बड़े नेता जिनका नाम था, नामचीन नेता थे, सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसे कई एक साथ जुट जाते थे। कई एक ऐसे भी आदमी थे राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे एक पार्टी के, और नीतीश जी से हमारे पुराने संबंध थे। किसी ज़माने में जब रेल मंत्री थे तो हमारे बहुत करीब के थे, हमारा प्रचार भी उन्होंने किया था। तो मैं जाके मिला, हमने कहा कि मैं तो विधायक हो गया। पूरा चार्ट डाटा निकलवाया दोनों का और ले आकर के पार्थसारथी शर्मा को दिखाया। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, वो चाहें तो जियो को शिथिल कर सकते हैं। एक चपरासी तक की नियुक्ति नहीं थी, न बच्चे खेलने आते थे। मैंने प्रयास किया और वो खेल विभाग के निदेशक हैं आरपी सिंह, और खेल मंत्री से गिरीश चंद्र यादव जी से बातचीत करके वहाँ जो है 5 कोच नियुक्त कराया हूँ। और अब वो नियमित जो है खिलाड़ी वहाँ अभ्यास कर रहे हैं, और अभी 2 प्रतियोगिताएं जिला स्तर की हो चुकी हैं। मेरा प्रयास है कि वहाँ प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं। तो एक खेल के क्षेत्र में भी हमने कोशिश करके एक अच्छा माहौल बनाया है कि काम से ही काम बोले हमारा, काम दिखे हमारा। लेकिन इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इस पर भी कुछ आप पहल कर रहे हैं या फिर आगामी समय में ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल। जी। आपका सवाल बहुत जायज है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। जी। दिवाली आती थी तो मैं घर जाता था। होली तो बहुत 14। बढ़िया खेलते हैं आप। हाँ आपका एक फोटो देखा था मैं, पूरा रंगों से भर गए जी। थे। होली जो है, मैं बात कर लूँ आपके कार्यों का, यानी आपके कार्यकाल में आपने कब क्या क्या करवाया है, चूँकि मैं रिसर्च करके निकाल के रख सकता हूँ, मगर आपके मुख से जानना चाहता हूँ। जनता भी यही उम्मीद करती है कि मेरा जनप्रतिनिधि काम करे, अच्छा करे, विकास करे और उसको रखे, सामने रखे पब्लिक डोमेन में। तो सर, जानना चाहेंगे ना कि आपने अब तक भाटपारा रानी में कौन कौन से कार्यों को किया है? देखिए ऐसा है कि जय हिंद। आप देख रहे हैं अनुराग पॉइंट्स। आज हमारे बीच भाटपारा रानी के माननीय विधायक सभा कुंवर जी मौजूद हैं। जानेंगे इनके कार्यों के बारे में, इनके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र में विकासात्मक कार्य किए गए हैं, इनके व्यक्तित्व से परिचय होंगे और तमाम सवाल जो इनसे जुड़े हुए हैं और आपके मन में जो थे उन सारे सवालों को मंच दिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था आपको, लेकिन आप बहुत व्यस्त थे, इसलिए हमारी ये पॉडकास्ट जो है डिले शूट हो रही है। ऐसा है कि इधर जो है पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम थे और वो प्रतिबद्धताएं थी, इसलिए जो है समय नहीं मिल जी पाया। बिल्कुल। तमाम सवाल है सर, आराम से बात करेंगे। शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। जैसे एक विधायक होता है ना, वो विधायक का और बाकी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा ना कि जो विधायक बन जाते हैं उनका बचपना कैसा होता है। मैं सबसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन आपका बचपना कैसा था? वो दिन पुराने थे ना, कुछ देखिए, बताएंगे? हमारा बचपना तो आज से लगभग 65 साल पहले जो है जी। एकदम नहायत पिछड़े गांव में मैं जन्म लिया था। जी। और न रास्ता था, न बिजली थी, न सड़क था, न विद्यालय था। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ने जाता था, वो भी नहीं। वहाँ विद्यालय था ही नहीं। हमारे शिक्षक थे, गुरुजी, जी। वो आते थे और पेड़ के नीचे हम लोग को पढ़ाते थे। हालांकि गवर्नमेंट का स्कूल था, लेकिन विद्यालय नहीं था। पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। तो हम लोग को बचपना तो बिल्कुल क्राइसिस से गुजरा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी। सामान्य परिवार के आदमी थे, किसान हमारे पिताजी थे जी। और खेती गृहस्थी करके जीवन यापन करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मुझे आनंद आता था, इसलिए पढ़ने में मेरी रुचि थी। बहुत रुचि थी। कुछ पुराने दिनों की याद जो आपको आज भी आते हो तो अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो? अब पुराने दिनों के तो बहुत सारे संस्मरण हैं। जी। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ने जाते थे हाँ। तो रास्ते में एक तालाब था, उसके रास्ते से गुजरते थे। बरसात के महीने में 4 महीने जो है
वो पानी लग जाता था। उस पानी से जाते थे तो हम लोग गिर जाते थे। पूरा कपड़ा जो बस्ता कहते थे उस समय हम लोग जो लेके जाते थे पढ़ने के लिए, वो बस्ता भीग जाता था। फिर जा कर के सुखाते थे और पढ़ते थे। तो यादें तो बहुत सारी संस्मरण हैं। नदी किनारे गांव था, तो नदी किनारे गांव था तो लाजमी था कि नदी में रोज जाना था। हम लोग रोज को स्नान, नदी से ही सब क्रियाक्रम शुरू होता था। नदी के में जाते थे और वहीं से बाथरूम करते थे, वहीं स्नान करते थे और फिर तैरना हमें बहुत अच्छा लगता था। तो तैरने का मुझे बहुत अभ्यास शुरू से ही था। बाद में जब मैं विंध्याचल जी गया था तो एक बार गंगा नदी को भी विंध्याचल जी को पार किया था, पार कर लिए थे। तो ये एक हम लोगों का जो है, चूँकि एकदम नदी के 100 मीटर के पास मेरा घर था, तो रोज ही नदी में जाना होता था, इसलिए तैरने में रुचि थी। और तैरने का जो अभ्यास किया उसका मतलब हो गया अच्छा तैरना में जाता था। से आप विधायक बन गए तो ये भी एक राजनीतिक तैरना, मतलब राजनीति में तैरना भी आपने काफ़ी अच्छे से सीखा है। तो ये सफ़र कुछ बताएंगे कि राजनीति में कब एंट्री आप लिए और विधायक बनने तक का प्रोसेस कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले तो सरकारी स्कूल में शिक्षक था जी, और 6-7 साल तक सरकारी स्कूल में शिक्षण का कार्य किया। लेकिन हमारे गांव के ही एक और थे राजनीतिक, श्री हरिवंश सहाय जी, वो जो है विधायक थे और उनके संपर्क में मैं बहुत था। तो एक मेरे मन में काम था उनके साथ 7-8 साल तक पहले जब काम किया, तो काम करने के बाद जो है मेरे मन में लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। ये अपने लिए तो सब करते हैं, तो मुझे कुछ भिन्न करना चाहिए। तो भिन्न करने के मन में इच्छा थी, इसलिए हमने 6-7 साल के बाद इस्तीफा दे दिया, उससे शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले लिया अध्यापकी से। और फिर जो है मैं जो है अब निरंतर जो है काम, शुरू के दिनों में जो है संगठन का काम, विधायक जी जो थे, विधायक जी के किस तरह से विधायक का संगठन बनेगा, कैसे वो मजबूत होंगे, कैसे जो है चुनाव में अच्छे परिणाम है, इसके लिए मैं निरंतर काम करता था, रात दिन काम करता था। और 14 वर्षों तक तो मैं अपने घर ही नहीं गया, वहीं रहता था, हेडक्वार्टर पर, मुख्यालय पर जो है रहता था। घर तब जाता था जब होली दिवाली आती थी तो मैं घर जाता था। होली बहुत बढ़िया खेलते हैं आप। आपका एक फोटो देखा था मैं, पूरे रंगों से भर गए थे। होली जो है वो जो है जब 2022 में मेरा चुनाव हुआ और जब हम लोगों को विजयश्री मिली, तो उसके बाद हमने होली मनाया, क्योंकि बहुत दिनों तक अच्छी होली नहीं हो पाती थी। पूरा विधानसभा जो है उस होली में आया था, हजारों की संख्या में लोग आए थे और सभी जो हमारे मित्र थे, रंग थोड़ा थोड़ा लगा तो पूरा रंग सभी हमारे मित्र थे, विधायक जो देवरिया के विधायक, सांसद, सब लोग उस कार्यक्रम में गए थे और सब ने होली मनाई। इसलिए होली का वो जो आपने चित्र देखा है वो अद्भुत और विहंगम था। क्या बात। विनायक जी, आपने रंगों की जिक्र किया तो मुझे रंग से कुछ चीज़ें याद आ गई। रंग भी लोग दिखाते हैं, पता है ना, तो कुछ गुटबाजी होती है, कुछ प्रतिद्वंद्विता होती है, और इन सारी प्रतिद्वंद्विता के बीच, इन सारी चीज़ों के बीच अपने आप के समय को मैनेज करना, सामाजिक कार्यों को देखना, क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को देखना, तमाम आम जन मुद्दों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, इन सारी चीज़ों का तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस रंग की बात किए हैं तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं जी। तो कुछ लोग रंग में आ जाते हैं और कुछ लोग रंग में नहीं आते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो रंग में नहीं आने वाले में से हूँ। लेकिन जो है, जहाँ तक आपने कहा कि कैसे हमने इसको जोड़ा, तो जब आदमी के मन में जो है दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो जहाँ तक मैं पढ़ा था, समझा था समाज को, इतिहास को, तो मुझे लगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कठोर से कठोर जो है किसी भी चुनौती को जो है सामना किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा दशरथ माझी के बारे में मैं पढ़ा था कि अकेला आदमी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया। उसके मन में था कि हमारे गांव के लोग, हमारी पत्नी तो मर गई लेकिन हमारे गांव के लोग बीमार होकर के घटना ना घटे, ऐसा ना घटे। तो मेरे मन में यही था कि जो क्राइसिस, जो अभाव मेरे साथ हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में या बुनियादी जो सुविधाएं हैं उस क्षेत्र में, उस बुनियादी सुविधाओं को मैं दूर करूं और हर लोगों को, जनता को जो है अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराऊं। इसलिए जो हमने ये काम शुरू किया था।
श्रीमान, आप बड़े कद्दावर नेताओं को बीट किया है आपने, तो मतलब छोटी बात नहीं है कि जिनका पारंपरिक वहाँ शासन रहा उनको आप पछाड़ करके भारी बहुमत से जीत हासिल किए। तो ये जीत का जो श्रेय है आम जनता को ही देंगे या फिर आपकी एक अलग रणनीति थी? नहीं, देसी जींस कद्दावर नेता की बात हो रही थी, तो उनसे मैं करीब 4 चुनाव तो उनसे लड़ा था और 2 चुनाव उनके पुत्र से लड़ा था। तो उनको ही मैं कई बार मतलब उस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि वो पराजित हो जाते। लेकिन वहाँ के जितने राजनीतिक लोग थे, प्रतिद्वंदता का जिक्र किया था, रंग वाला, वही बात। तो जितने राजनीतिक लोग थे दूसरे दलों के, जो जिनके साथ मैंने काम किया था, जिन लोगों को सांसद विधायक बनाने में मेरी अहम भूमिका रही थी, वो सब मिल करके उनके साथ खड़ा हो जाते थे। मतलब एक तरह से हमारे खिलाफ जो है एक मोर्चा बन जाता था, वहाँ मोर्चा बन जाता था। तो उस मोर्चे का उनको जिनसे मेरी लड़ाई थी उनको तो मैं बहुत पहले परास्त किया था। कई बार चुनाव में मैं उनके नज़दीक तक पहुंचा, लेकिन जो मोर्चा बनता था, अब कई बड़े नेता जिनका नाम था, नामचीन नेता थे, सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसे कई एक साथ जुट जाते थे। कई एक ऐसे भी आदमी थे राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे एक पार्टी के, एक बार 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रहने वाला आदमी, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहने वाला आदमी, उस इलाके के ब्लॉक प्रमुख, उस इलाके के सभी प्रभावशाली राजनीतिक लोग जुट करके उनके साथ खड़ा होते थे। अकेले मैं लड़ता था और जनता लड़ती थी। तो जनता का सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद तो मुझे हमेशा रहा है। और लगभग ये मेरा 8वां चुनाव था, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा में लड़ा था। अब तो 8वां चुनाव में मैं भी ऐसा, लेकिन इस श्रेय जनता को ही श्रेय जाएगा, हमारे साथियों को। वो हमारे साथी जो 35 साल तक मेरा साथ नहीं छोड़े, बार बार पराजय होने के बाद भी वो उत्साहित करते रहते थे और संपूर्ण उनका समर्पण मेरे प्रति था कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है, लड़ना है, आप लड़ेंगे, बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई परिवर्तन दिखेगा। इसलिए जो हमारे समर्थक थे वो, और जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता थे, और बाकी जो है जनता का जो आशीर्वाद था, उसके कारण भी ये मिली है। श्रीमान, आपने परिवर्तन का जिक्र किया, तो परिवर्तन में मैं बात कर लूँ आपके कार्यों का, यानी आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या करवाया है। चूँकि मैं रिसर्च करके निकाल के रख सकता हूँ, मगर आपके मुख से जानना चाहता हूँ। जनता भी यही उम्मीद करती है कि मेरा जनप्रतिनिधि काम करे, अच्छा करे, विकास करे और उसको रखे, सामने रखे पब्लिक डोमेन में। तो सर, जानना चाहेंगे ना कि आपने अब तक भाटपा रानी में कौन कौन से कार्यों को किया है? देखिए, ऐसा है कि 2022 में जब पर्चा दाखिला कर मैं निकला था जी, तो पत्रकार साथियों ने मुझसे जो है पूछा कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और विजयी होते हैं आप, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिल्कुल, भाजपा विधानसभा। तो मैंने तो बहुत छोटी जो है उनके सामने प्राथमिकता रखी थी। मैंने कहा था कि अगर मैं जीत जाता हूं तो भाटपा रानी का जो ब्लॉक जो है जर्जर है, जिससे बड़े लोग परेशान हैं, वो जर्जर ब्लॉक को नया भवन बनवाऊंगा और यहाँ से विस्थापित करा दूसरी जगह ले जाऊंगा। दूसरा, हमने कहा था कि भाटपा नगर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 4 महीने जल निकासी की समस्या बरसात में बहुत रहती है। आम जनजीवन जो है त्रस्त हो जाता है, क्योंकि सबको भाटपा ही आना है। और सब जब भाटपा में आ रहे हैं लोग और पानी लगा रहता था तो लोगों को दिक्कत बहुत होती थी। तो हमने कहा कि जल जमाव से मुक्ति दिलाऊंगा। और तीसरा, हमने कहा था कि वेल पार का ओवरब्रिज जो है ये 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा जाम रहता है। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, उसका परिणाम सार्थक आया, तो निश्चित तौर पर इन 3 समस्याओं का निराकरण करूँगा। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात थी। इसके बाद मेरे चुने जाने के बाद मैंने सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। मेरे यहाँ 4 लेन की सड़कें हैं, मैंने बनवाया। मेरे यहाँ 2 लेन की अनेकों सड़कें बनी हैं। मेरे यहाँ नवनिर्माण के सैकड़ों सड़कें मैं बनवाया वहाँ से, और लगभग 450 सड़कें 100 मीटर से लेकर के, और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 50 सालों में जितनी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, उतनी सड़कें जो है मैं इस 4 साल के कार्यकाल में अभी जो बीता है 4 साल, उसमें 29 सड़कों का निर्माण करवाया। और केवल हम सड़कों के क्षेत्र में ही नहीं काम किए, हमने हमारे यहाँ नदी हैं, खनुआ नदी है, गंडक नदी है, उन पर पुलों का अभाव था। एक पुल था खरौनिया में जो पिछले 10 सालों से निर्माण शुरू हुआ, रुक गया था। किसी जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं थी। सलेमपुर भाटपा दोनों के बीच में था विधानसभा के, लेकिन नहीं थी। मैंने कोशिश किया और आदरणीय महाराज जी से जो है मुझे आशीर्वाद मिला। उस पर जो है करीब 21 करोड़ रुपया दिलवा करके और खरौनिया का पुल का जो है आज से 1 साल पहले लोकार्पण करा दिया, वो चालू है।
फिर जो है मेरे गांव के बगल में, जहाँ मैं कहा कि नदी के किनारे रहता हूँ, वहाँ 1977 में एक पुल बना था जी। तो उसमें तत्कालीन विधायक थे श्री राजमंगल तिवारी जी, जनता पार्टी की हुकूमत थी। वो पुल जो है सिंचाई विभाग से बना था। एक तो सकरा था और दूसरा 77 का बना हुआ पुल जर्जर हो गया था, हिलता था, कब बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का दावत दे रहा था। तो मैंने प्रयास शुरू किया और प्रयास शुरू करने पर पता चला कि एक तो बगल में एक पुल है, इसको तो सरकार चाहती थी, अधिकारी चाहते थे कि इसी पुल को मरम्मत कर दिया। हमने कहा इससे काम चलेगा नहीं। तो मैं प्रयास किया और वहाँ डबल लेन का पुल जो है बन करके तैयार है, लोग चल रहे हैं। अभी मैंने लोकार्पण उसका जो वैधानिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन लोकार्पण हो जाएगा, लेकिन वो पुल चल रहा है। जब ये पुल बना तो लोगों के अंदर और इच्छा जागृत हुई। तो एक पुल था वहाँ चखनी घाट पर, वो भी उस पुल से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। जियो है, शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पर एक नदी पर पुल नहीं बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी जब ये पुल बन गया तो लोगों के मन में बजा कि 2 पुल बन गया, विधायक जी चाहेंगे तो तीसरा भी बन जाएगा। मैंने कोशिश शुरू किया और सबसे ज़्यादा बिहार के लोग, वहाँ के प्रमुख, वहाँ के मुखिया, हमारे अगल बगल में बिहार की, हम तो बिहार की सीमा पर ही हैं और वो पुल का दूसरा हिस्सा जो है उस बिहार में ही जाता है। तो हमने कोशिश किया और प्रयास किया, तो जियो को शिथिल करके और शिथिलता प्रदान करके और उस पुल की स्वीकृति मिली और चखनी घाट का पुल भी 70-80% बन गया है। बनने के कार पर बहुत शीघ्र ही वो भी बन करके तैयार हो जाए। और दूसरा जो है एक पुल था वहाँ मैरवा के पास, हमारी विधानसभा में बिहार है, बिहार के बगल में बनता है चित्रसेन में। तो जब मैं राजनीति करता था 25-30 साल से, तो मैं तो नहीं कभी वहाँ आंदोलन किया। विभिन्न पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बराबर आंदोलन चलाया कि वहाँ का जो जर्जर पुल है, 200 साल पहले अंग्रेजों को बनाया वो पुल है, उसके बगल में कोई उसका पंखी जिसे कहते हैं वो भी नहीं है और रोज दुर्घटना वहाँ हो रही थी। और कभी अगर बड़ी दुर्घटना भी, अगर बाढ़ के महीने में पुल टूटता तो बड़ी दुर्घटना हुई थी। मैंने जब शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद मैं गया वहाँ PWD के अधिकारियों को लेकर के और उप जिलाधिकारी को कि इस पुल का सर्वे करा लिया जाए। सर्वे जब हुआ तो पता चला कि ये पुल तो पूरा बिहार में है, 1 इंच भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो मैंने कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति आप मन में बना लीजिए, ठान लीजिए, तो कोई काम कठिन नहीं होता है। मैं गया और नीतीश जी से हमारे पुराने संबंध थे, किसी ज़माने में जब रेल मंत्री थे तो हमारे बहुत करीब के थे, हमारा प्रचार भी उन्होंने किया था। तो मैं जाके मिला, हमने कहा कि मैं तो विधायक हो गया और ये आपके गठबंधन का हूँ, मुझे चाहिए वो पुल है, बिहार में, यूपी में होता तो मैं बनवा लेता। नीतीश जी ने कहा कि अभी आप लिख करके प्रस्ताव दीजिए। मैं लिख करके प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव पर जो है 3 बार 4 बार मुझे प्रयास करना पड़ा, उनसे जाकर मिलना पड़ा। और वहाँ सिवान के एक विधायक थे अवध बिहारी चौधरी, तो वो स्पीकर थे, चूँकि बगल के थे, उनसे राजनीतिक हमारे से, उनसे भी मैं कहा कि थोड़ा मदद कर दीजिए आप। तो उन्होंने मदद किया और उसका नतीजा हुआ कि बिहार के पुल की भी स्वीकृति का जियो मुझे सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास आया था कि ये पुल जो है स्वीकृत हो गया, तो वो पुल बनवाया। उसके बाद भी एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव है धर्मखोर दूबे, और वहाँ से जब भाट पर लोगों को आना होता है तो बहुत दूर से घूम करके आते हैं और नतीजा ये होता है कि लोगों की बड़ी परेशानी थी। नोआ खाली जैसे वो इलाका था, तो हमने वहाँ के उनिया और धर्मखोर के बीच पीपे का पुल स्वीकृत कराया है। तो ये अभी और भी हमारी योजनाएं हैं कि हमने पुल 5 लगभग पुल हमने बनवाया और सड़कों का आपने बता दिया। लेकिन हमारे इलाके में दैव योग से आग लगती थी, तो जब फायर की गाड़ियां यहाँ से जाती थी तो जब पहुँचते पहुँचते जो है वो जल करके राख हो जाया रहता था। तो मैंने सोचा और प्रयास किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फायर स्टेशन की स्वीकृति दिया और फायर स्टेशन जो है 10-15 दिन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है भाटपारानी में PSC है और उससे बगल में CSC थी करीब 3 किलोमीटर दूरी पर। वो CSC जो है 40 साल पहले बनी थी और 40 साल पहले बनी, 40 वर्षों में मेरे विधायक होने के पहले तक कोई एक भी डॉक्टर वहाँ बैठा नहीं, एक भी रोगी गया नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो CSC जो है खंडहर बन गई, ऊपर से छत जो है टूट गए, पानी गिरने लगे, पेड़ पौधे उसमें जम गए और जो थोड़ा बहुत निर्माण जो है सुरक्षित था वहाँ जुआरी जो है, शराबी जो है बैठ करके शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। तो मैं 35-40 साल में समझा कि यहाँ जब कोई डॉक्टर रहने के लिए तैयार ही नहीं था, जितने डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई सब या तो वहाँ से 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना ट्रांसफ़र करा लिए या PSC भाटपार में ही वो रहते थे।
कभी जाते नहीं थे वहाँ। तो मैं जो है फिर इसको प्रयास किया कि ये पीएससी को ही सीएससी में तब्दील किया जाए। जब मैं प्रयास शुरू किया तो पता लगा कि 2017 का जियो है भारत सरकार का कि ये पीएससी के बगल में सीएससी का निर्माण नहीं हो सकता है। तो मैंने इस पे भी ब्रजेश पाठक जी से और तत्कालीन जो है हमारे यहाँ इस प्रमुख सचिव थे उस विभाग के पार्थसारथी शर्मा, तो उनसे ये प्रयास किया, उनसे बातचीत किया। हमने अपनी व्यथा इलाके की बताया कि हमारे यहाँ जो है 250-300 ओपीडी है भारत पर पीएससी पर, और वहाँ कभी 7-8 हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। मैंने पूरा चार्ट डाटा निकलवाया दोनों का और ले आकर के पार्थसारथी शर्मा को दिखाया, तो उन्होंने कहा ये जियो जो है देख लीजिए वो तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा जियो जो है जनता के लिए बनता है, कानून बनता है, और अगर ऐसा कोई कानून है जो जनता के कल्याण के लिए नहीं साबित हो रहा है तो उसके लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, वो चाहें तो जियो को शिथिल कर सकते हैं। तो फिर इस दिशा में मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपने क्षेत्र की वेदना समझाया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए गौरवान्वित किया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा जियो शिथिल कर दिया जाए। तो जियो शिथिल हो गया और वो आज जो है अस्पताल स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया है। उसका भूमि पूजन जो है 1 सप्ताह के अंदर होने वाला है, बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी महीने में उसका भूमि पूजन हो जाए। तो हमने उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। हमारे यहाँ एक पहले ITI स्कूल बना था ऐसे 16 साल पहले, शिक्षा के क्षेत्र। हाँ, शिक्षा क्षेत्र में 16 साल बना था न, वो आधा अधूरा बन करके बंद हो गया था। मैंने प्रयास किया और ITI को जो है जो आधा अधूरा निर्माण था पूरा निर्माण कराया हूँ, और वहाँ जो है इस सत्र से पढ़ाई शुरू होने वाली है। ये एक काम बाकी था ITI क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, वो भी किया। दूसरा है एक खेल का स्टेडियम हमारे यहाँ बना था महुआ बारी में, मौलाना, वो उसमें जो है वो भी लगभग 2007 का बना था जी। एक चपरासी तक की नियुक्ति नहीं थी, न बच्चे खेलने आते थे। मैंने प्रयास किया और वो खेल विभाग के निदेशक हैं RP सिंह और खेल मंत्री से गिरीश चंद्र यादव जी से बातचीत करके वहाँ जो है 5 कोच नियुक्त कराया हूँ, और अब वो नियमित जो है खिलाड़ी वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। और अभी 2 प्रतियोगिताएं जिला स्तर की हो चुकी हैं। मेरा प्रयास है कि वहाँ प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं। तो एक खेल के क्षेत्र में भी हमने कोशिश करके एक अच्छा माहौल बनाया है कि हमारे बच्चे जो है भी वहाँ से खेल कर निकलें और देश में, प्रदेश में नाम करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें। इसके लिए हमने खेल के क्षेत्र में प्रयास किया है। तो मेरा निश्चित जो अभी हमारा शिक्षा क्षेत्र में एक और मैं काम करना चाहता हूँ, वो हमारे मन में है CM कंपोजिट विद्यालय। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा आप जमीन दीजिए, तो जमीन के लिए मैं तलाशा हूँ। जमीन गया है NOC के लिए, अगर उसकी NOC मिल जाती है, वो कुछ आश्रम की जमीन है हमारे यहाँ सिरसिया पवार एक गाँव, प्रोसेस में है। तो अगर उस ईश्वर की कृपा रही तो CM कंपोजिट विद्यालय बनेगा। तो शिक्षा क्षेत्र में मेरा निरंतर प्रयास है कि और अच्छा, बेहतर से बेहतर, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं विराम नहीं है। मैं निरंतर, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, बिजली में आपको बताऊं कि मेरे इलाके में 50 साल पहले के तार लगे हुए थे, सब तार जर्जर हो गए थे और वह रोज़ फॉल्ट की शिकायत आती थी। तो लेकिन अभी तक 45% गाँव का जो है तार बदला जा चुका है, केबल लग चुका है, और ट्रांसफार्मर जो है सैकड़ों की संख्या में नए ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ, और कम से कम हजारों ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करवाया हूँ। तो बिजली जो है निरंतर मिल रही है, लेकिन अभी भी बिजली में काम बाकी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि संतृप्त हो गया है मेरा इलाका। जो बाकी काम है बिजली का, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि हमारे इलाके के जो बाकी जर्जर तार हैं वो बदल दिए जाएं, और जहां ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि की ज़रूरत है वो भी हो जाए, और जहां ट्रांसफार्मर लगाने की बात है वो भी हो जाए। वैसे तो 1-2 अभी साल भर पहले योजना आई थी, जो एक घर भी था वहाँ भी बिजली पहुँचा गया है। लेकिन निरंतर जो है अभी और नए घर बन रहे हैं, नए टोले बस रहे हैं, नए बसावटें बस रही हैं। हाँ, तो वहाँ भी हमारा प्रयास है कि फिर जो है कई योजनाएं बिजली विभाग की आई हैं, उससे जो हम प्रयास कर रहे हैं कि बिजली विभाग में और भी सुविधाएं लोगों को बेहतर किया जा सके, ये हमारा प्रयास है। जैसे कि माननीय विधायक जी से हमें सवाल करने नहीं पड़े शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, CSC PSC, मुझे तो लगा कि मुझे सवाल करने पड़ेंगे। लगातार बताते गए, वाक्पटुता इनकी कितनी मजबूत है, आप इस चीज़ को देखिए। विधायक जी, बहुत प्रभावित हूँ मैं, चूँकि आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, सब कुछ चीज़ों का अनुभव है, लेकिन एक गहरा सवाल जुड़ा था इसके पीछे, मैं करने वाला था, लेकिन ये करना बेवकूफ़ी होगा। मैं
संतुष्ट हूँ आपके जवाबों से। लोग ये कहते हैं ना कि विधायक जी कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो क्या काम करने पर विश्वास रखते हैं या बोलने में? ये देखिए, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। बोलने के जहाँ तक सवाल है, विधानसभा का पिछला पूरा भाट पारानी के विधायकों का अगर विधानसभा में निकाल लिया जाए प्रोसीडिंग, तो मैं ऐसा विधायक हूँ कि जितनी बार विधानसभा के सत्र शुरू हुए, हर बार मैं अपने इलाके की समस्याओं के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपनी बात मुस्तैदी से दृढ़ता से रखा हूँ। कोई ऐसी विधानसभा का सेशन नहीं चला है जिसमें भाट पारानी का विधायक खड़ा नहीं हुआ। और ये भी कह सकता हूँ कि इसके पहले 30 सालों तक लगातार अगर हो एक प्रोसीडिंग में किसी विधायक को दिखा दिया कि विधानसभा में बोला हो, हाँ बेवजह नहीं बोलता हूँ, बिना वजह नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ जो अच्छा ना लगा लोगों को। जरूरत के, हाँ, जरूरत के हिसाब से बोलता हूँ। और जरूरत के हिसाब से हमें चुना गया था कि हम अपने विधानसभा के बाद विधानसभा उठाऊं, तो हर सत्र में कई सत्रों में 3-3 बार जो है खड़ा हुआ विधानसभा अपनी बात रखने के लिए। वो जहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम चाहता हूँ मैं लगातार जो है अपनी बात विधानसभा में अपने इलाके की क्षेत्र की समस्याओं को उठाता रहता हूँ। और ये कह सकता हूँ कि मैं भाट पारानी के जितने विधायक हुए हैं सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा में मुखर हुआ हूँ, बाकी कोई मुखर नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ अपने क्षेत्र में बेवजह बातें नहीं करता हूँ, यहाँ काम करने में विश्वास करता हूँ कि काम से ही काम बोले, हमारा काम दिखे। आपने कहा कि मुझे जहाँ ज़रूरत लगता है मैं बोलता हूँ, मैं अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में ले जा कर के स्पीकर महोदय तक रखता हूँ, सवाल उठाता हूँ। अब एक और प्रश्न है विकास के संदर्भ में और क्षेत्रीय संबंध में, जैसे कि युवा जो है ना बहुत अभी के टाइम में फ्रस्ट्रेटेड है और उनको चाहिए रोज़गार। ज़रूरी नहीं है कि हर युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार मिल जाए, लेकिन इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इस पर भी कुछ आप पहल कर रहे हैं या फिर आगामी समय में ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज़ है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जी, कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, व्यापार है उसका। हाँ, और या व्यापार दिया जाए या उनको स्किल दिया जाए, तो हाँ, तो उसमें तो हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को जो है स्किल दे रही है और स्किल दे करके उनको इस लायक बना रही है कि वो खड़ा होकर के अपने पैरों पर। आपने देखा स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रधानमंत्री का जो विजन है, स्टार्टअप इंडिया इसी बात के लिए, सब इसलिए योजनाएं हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े रोजगार देने वाले बन जाइए। तो हम लोग का प्रयास है। वैसे भी हमारे यहाँ कृषि आधारित इलाका है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा सभी, हमने शुरू में ही कहा कि अभी हम संतुष्ट नहीं है और हमारा विधानसभा संतृप्त नहीं है, बहुत सारे काम बाकी हैं। अगर जनता का आशीर्वाद बना रहा तो इस दिशा में भी कोई बड़ा काम करूंगा, वहाँ कोई उद्योग धंधा लगाऊंगा कि लोगों को रोजगार मिले, अपरोक्ष अपरोक्ष रूप से दोनों से रोजगार मिलेगा। और मैं इस दिशा में जो है दिल्ली में विवेक ठाकुर जी से बात किया हूँ कि हमारे यहाँ हल्दी पर आधारित जो है कोई उद्योग लगाया जाए। कोई नहीं, अगर सरकारी उद्योग लगता है तो कोई उद्योगपति लगाए। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हल्दी पर आधारित उद्योग लगे, और अगर हल्दी आधारित उद्योग लग जाए परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लाखों हजारों लोगों को जो है इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। और भी रोजगार के क्षेत्र में जो कुछ संभावनाएं होंगी तो उन सब संभावनाओं पर मेरा दृष्टि है। लेकिन एक कार्यकाल में जैसे और लोगों के 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार कार्यकाल मिले हैं, मुझे एक कार्यकाल और मिल जाएगा तो मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ अगली बार कि ये जो युवाओं के लिए समस्या दूर कर देंगे। जी बिल्कुल, संपूर्ण नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास देता हूँ कि युवाओं की समस्याओं का निकालने का रास्ता, हर हाल में युवाओं को रोजगार मिलेगा। चाहे वो रोजगार जो है स्वरोजगार हो और चाहे वो रोजगार जो है सरकारी रोजगार हो, मैं इस प्रयास करूँगा। चलिए, प्रयासरत होंगे, निश्चित काम करेंगे, इनके द्वारा वादा किया जा रहा है हमारे मंच पर। विधायक जी, तमाम चीज़ें आपने स्पष्ट कर दिया। आगे बढ़ना चाहूँगा, जैसे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी शुरू में आप क्यों चुने थे? क्यों इसी पार्टी को चुने आप? मतलब चुने थे तो चुनने के पीछे का रीजन एक दो बताइए। चुनने का पीछे का रीजन ये था जी, मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आया था। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने और तब से जिस तरह से इस देश का सर्वांगीण विकास हो रहा था, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मोदी जी ने सबसे बड़ा जो देश का सम्मान बढ़ाया दुनिया में, मैंने बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को मैं देखा। मैं इंदिरा गांधी जी के ज़माने से सचेत हूँ
पूरा मुझे याद है। जी। लेकिन तब जब राष्ट्राध्यक्ष हमारा जाता था दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष देशों में, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कभी उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। यहाँ तक कि कई बार हमारे राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा जांच भी होती थी। मैं राष्ट्रपति तक की सुरक्षा जांच हुई है अमेरिका में। लेकिन जब ये मैं देखा कि मोदी जी जब जा रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है रेड कारपेट बिछा करके, पलक पौड़े बिछा करके और गुलदस्ता लेकर खड़ा है। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि इस देश का स्वाभिमान जो है, देश का गौरव जो है मोदी जी के साथ है, और मोदी जी आए हैं तो देश का दुनिया में गौरव बढ़ा है। ये सबसे बड़ा प्रभाव मेरे दिल पर पड़ा। वर्तमान विधायक भाटपा रानी के जो विधायक जो हैं उनका कहना है कि मैं मोदी जी को देख करके इस पार्टी को चयन किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे भी चुनाव आप लड़ेंगे। जहाँ तक आपके क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, सवाल आपके प्रति उठाए जाते हैं। राजनीति में तो स्वाभाविक है ना, लोग तो विरोध भी करेंगे, पक्ष के लोग भी आपके नैरेटिव को तोड़ना चाहेंगे क्योंकि उन्हें अपना भी देखना है। तो लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। किंतु जो मैं आपसे चाहूँगा, चूँकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप विधायक हैं, आपसे प्रश्न सर यह है कि अगर पुनः आपको मौका जनता देती है, अवसर प्रदान करती है, आप विधायक बनते हैं, तो कुछ अधूरे सपने जो इस बार छूट गए हैं, जैसे आपने रोजगार का जिक्र किया कि रोजगार की दिशा में मुझे काम करने हैं, मतलब कुछ और भी जो चीज़ें हैं जो मन में बने, कुछ है ऐसा? नहीं, जैसा मैं पहले ही बताया कि अभी ऐसा नहीं है कि सभी काम हो गए हैं। और 50 साल 60 साल 70 साल के बिगड़े हुए काम, वैसे तो अंग्रेजों के ज़माने से बिगड़ा हुआ है, और उसको 50 साल 60 सालों तक वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो है वो बिल्कुल छोड़ रखा था। तो ऐसा नहीं है 5 साल में मैं पूरा कर दूँ। तो मैंने पहले भी कहा कि अभी ऐसा नहीं है सब काम हो गया है, काम बहुत बाकी भी है। जैसे सड़क का काम हो सकता है पूरा कर दूँ इसी बार, पुल पुलिया का काम पूरा कर दूँ, लेकिन अभी हमने पढ़ा कहा कि बिजली की क्षेत्र बहुत काम बाकी है, तो मुझे करना है। जो रोजगार का आपने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अभी काम बाकी हैं। बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए स्कूल एक ही है मेरे विधानसभा में, तो मैं चाहूँगा अभी इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ डिग्री कॉलेज खुले बालिकाओं के लिए। गरीब बच्चों के लिए जैसे हमने कहा सीएम कंपोजिट विद्यालय बन जाएगा तो गरीब बच्चों का एक हो जाएगा। इसके बाद ही और आश्रम पद्धति विद्यालय है, कई योजनाएं हैं जिसको मैं धरती पर उतारना चाहता हूँ, लेकिन ये सभी जो है अल्पकाल में नहीं हो सकता है। तो मेरे मन में है ये कि सबसे पहले जो है अब जो अगला कार्यकाल बचेगा तो कोई ना कोई उद्योग धंधा वहाँ लगवाऊंगा। ये मैं चाहे सरकारी तंत्र से लगे और चाहे कोई उद्योगपति लगावे, मेरा प्रयास होगा। और ये पूरा मुझे आत्मविश्वास है कि अगली बार उद्योग धंधा लगेगा ही लगेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए भारत सरकार के वजह से आप देखना कि मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि प्रेरित करके लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करें, तो आगे अविरल जारी रहेगा। इस देश में वोट सिर्फ पुरुषों का ही नहीं हो लिया जाता है, वोटिंग होती है सिर्फ पुरुष ही नहीं करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। तो महिलाओं का भी समान अधिकार है, महिलाओं को तो कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो महिलाएं हैं ना, उनको उनकी सामाजिक विकास हो सके, उनकी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हो सके, वो स्वावलंबी बन सके, इस पर कुछ विचार जो आप रखना चाहें? बिल्कुल, आप पहले राजनीतिक रूप से इस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे ये देश में जो है आज की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का ध्यान नहीं होता तो द्रौपदी मुर्मू जो है एक आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। अभी चंद दिनों पहले देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल थी। हमारे यहाँ महिलाओं को सब कुछ सम्मान मिल रहा है। और दूसरा कि अभी नारी सशक्तिकरण अधिनियम जो है लागू होने वाला था, विरोधी पार्टी के लोगों ने उसे मतलब लागू करने से अपना बहिष्कार किया, विरोध किया, जिसका कारण नहीं हो रहा है। हम आगे भी हमारी सरकार जो कोशिश में है कि महिला सशक्तिकरण जो है, नारी बंधन अधिनियम जो है लागू हो जाए। और जब लागू हो जाएगा तो देश में 33% महिलाओं का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण होगा। तो जहाँ 33% आरक्षण होगा और उसके बाद से 15% 16% जो है बिना आरक्षण की भी होती हैं महिलाएं, तो 50% जो आबादी, आधी आबादी को राजनीतिक जो है ताकत मिल जाएगी। तो जिस समाज को
राजनीतिक ताकत मिल जाती है, उसको बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। तब नारी जो है स्वयं जो है अपना एक भविष्य सुधारने का प्रयास करेगी। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि इस समूह के माध्यम से महिलाओं को जो है आर्थिक सहयोग करके गांव-गांव में समूह बना है, उनकी मदद करके और रोजगार दिला रही हैं। आज जहां महिलाएं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4-5 हज़ार महिलाएं हैं जो अपनी पैरों पर खड़ी हैं। उनको जो है समूह सखी के माध्यम से जो है पैसा मिलता है और वो छोटे छोटे उद्योग, कोई मसाला बनाती हैं, कोई चिप्स बनाती हैं, कोई जो है सोयाबीन चाप बनाती है, कोई और भी खिलौने बनाती है। तो ऐसा करके हजारों महिलाएं हमारे इलाके में जो है अपने पैर पर खड़ी हैं, अपने परिवार का पोषण कर रही हैं। और लखपति दीदी हमने देखा उसी का हिस्सा है कि कम से कम मेरे इलाके में करीब 5-6 ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बन गई हैं। तो हमारी सरकार तो इस दिशा में निरंतर प्रयास कर ही रही है कि महिलाओं को आगे किया जाए। और बिना आगे किए हुए, बिना महिलाओं को उचित स्थान दिए हुए कभी समाज बढ़ नहीं सकता है, कभी देश समृद्ध नहीं हो सकता है। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की कल्पना है, उसको पूरा करने में महिलाओं का मतलब आवश्यकता है और बिना उनके संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि जत नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उस पर भी हम चलते हैं। हमारी जो विचारधारा है इसी पर है कि जत नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नारियों का अभिनंदन करने के लिए पहली बार कोई सरकार आई है तो हमारी सरकार आई है। जैसे सर तमाम चर्चाएं हुई, उसी तरह किसानों की भी मूलभूत ज़रूरतें हैं क्षेत्र में। अब चूँकि गंडक, आपके इलाके में गंडक जो नदी है ना, जो छोटी गंडक कहा जाता है, वो उसका प्रवाह होता है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ इलाकों में जल जमाव की, भाटपारा रानी में खासकर ये बिहार से सटा हुआ इलाका है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सुदूर इलाका पड़ता है, अंतिम छोर पड़ता है उत्तर प्रदेश का। तो किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी माली हालत में सुधार आ सके, इसके लिए आपने कौन कौन से कदम उठाया और क्या क्या प्रयास करेंगे आगे? अभी देखिए, किसानों की बेहतरी के लिए तो सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और उस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि गन्ने का भाव 300 से 400 रुपया किया गया और सभी खाद्यान्नों का मूल्य जो है हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे धान हो, सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया। और वाजिब बढ़ाया, मैंने वो उसके लागत के हिसाब से बढ़ाया कि किसान जो पैदा कर रहा है उसे जो है खाद, बीज, पानी, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उससे उसका नुकसान हो। दूसरा, सबसे छोटे किसानों के लिए हमने कहा कि सभी किसानों को साल में जो है 3 बार में हम 6,000 किसान सम्मान निधि देते। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कह सकते हैं आप जरूर, लेकिन ये बड़ी रकम भी है। जो छोटा किसान है, जब रबी का महीना आता है या खरीफ का महीना आता है तो 2,000 रुपये के लिए किसी सूदखोर आदमी के पास जाता है या किसी ऐसे आदमी जो उसको जहाँ से आमदनी होनी है उसकी आमदनी सब लूट जाती थी। अब 2,000 रुपये में वो चाहे तो एक छोटा किसान जो है अपना खाद, बीज, पानी का इंतजाम कर सकता है। तो उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया है और आप जानते हैं कि अरबों रुपया इसमें किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को दिया गया है। तो हमने किसान को ऊंचा उठाने के लिए उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। दूसरा, आप ये भी जान लीजिए कि हमारी 2017 की जो पहले की सरकार थी, गन्ना भुगतान में आज जो है इस समय जिस समय मैं बोल रहा हूँ लगभग 92-94% गन्ना का भुगतान हो गया। ये बात सही है, कुछ प्राइवेट मिलें हैं वो अभी गन्ना का पूरा भुगतान नहीं कर पाई हैं, लेकिन मैक्सिमम मिलों ने गन्ना का भुगतान कर दिया है। तो गन्ना का भुगतान हो रहा है, इसलिए किसानों की माली हालत बढ़ रही है और गन्ना पैदावार भी दुगुना हुआ है। पिछले जो है 17 से आज तक प्रदेश में गन्ने की पैदावार दुगुना हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि किसान को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार उद्यत है, तभी ये जो है चीज़ें हो रही हैं। इसलिए किसान के साथ हमारी सरकार खड़ी है। जैसे कि आपने खाद बीज की बात की, तो आपको ये आपके संज्ञान में नहीं है कि कुछ जगहों पर ये इसकी कमियां भी हैं, मतलब खाद बीज समय से उपलब्ध नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत शॉर्टेज रहती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपने कुछ ऐसा किया है या फिर इस पर आप? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई चीज़ परम नहीं होता है, एब्सोल्यूट होता नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा बेहतर कर रहे हैं। खाद बीज की जहाँ तक समस्या है, पहले जो है 3 दिन 4 दिन लाइन लगती थी, लाठियाँ चलती थी, लेकिन सरकार जो है हमारी सरकार जब से आई है, खाद की समस्या कभी अगर कोई मतलब कहीं से एकाएक क्रिएट कर दी गई हो,
कहीं किसी व्यापारिक बड़े व्यापारिक दिया जाए तो तभी पैदा हुई होगी, लेकिन उसको भी 1 सप्ताह 3-4 दिन के अंदर उसको ठीक है। आज सभी गोदामों पर जो सहकारी गोदाम है, कोऑपरेटिव के गोदामों पर जो सरकारी हैं, प्राइवेट है, अभी मैं 3 दिन 4 दिन पहले जो है एक अपने कार्यकर्ता का गोदाम, मतलब उस खाद की दुकान का उद्घाटन किया हूँ, उद्घाटन किया हूँ। तो उसके पास मैं देखा कि तमाम डीएपी, यूरिया सब खाद थी। अगर खाद उपलब्ध नहीं होती तो वो कहाँ से लाया था खाद। तो मेरा ये कहना है कि हम खाद की दिशा में, और सबसे बड़ी बात है कि जो खाद जो है 2500-2600 रुपया बोरी की डीएपी है, उसको हम 1200-1400 सब्सिडी देकर के बेचते हैं। माने आधे से ज़्यादा कम दाम पर हम सब्सिडी उससे खाद बेचते हैं। सरकार देती है, वो सारा पैसा अपने खजाने से भरती है। तो ऐसा नहीं है, सरकार जो है खाद बीज की दिशा में भी निरंतर सोच रही है। इसी से क्या, दूसरा आपने देखा होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बिल फ्री कर दिए हैं सरकारों को ट्यूबवेल के लिए सारे। तो जितना आप ट्यूबवेल लगा लीजिए सरकारें प्राइवेट, आपको बिजली का बिल नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फ्री आपको सिंचाई की सुविधा हमने दिया है, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, इस दिशा में कि आप फ्री नहीं, सिंचाई की सुविधा जब हम फ्री देंगे तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से अब चूँकि बढ़ते हैं अगले क्रम में, और सवाल अब यहाँ ये आ गए, सारी चीज़ें हो गई, सारी बातें हो गई क्षेत्र की, कुछ बातें अभी रह गई हैं, उन पर चर्चा अगर किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, और लिमिटेड टाइम होता है कैमरे की रिकॉर्डिंग, बैटरी का समय लिमिट होता है। तो मैं पुनः मिलूँगा और भी बहुत सारी जो प्रश्न हैं रखूँगा। 3 महीने बाद मैं मुलाकात करूँगा। सर, कुछ अहम सवाल हैं, थोड़ा बहुत उसको करना चाहूँगा। जैसे विपक्ष में भी जो अखिलेश यादव जी हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आए दिन आपके पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं कि तानाशाही रवैये हैं, 50 तरह की दिक्कतें हैं, चुनावी एजेंसियों को इन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ है, बहुत तरह की बातें कहते रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? उसको क्या कहना है, जब आदमी हारता है तो कोई ना कुछ आरोप लगाता है। जब वो चुनाव जीतते हैं, 12 में जीते थे, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईवीएम जो है से चुनाव परिणाम बदला है। अभी कई राज्यों में जब सरकार बनती है तो वहाँ नहीं कहते हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम का दोष है, इलेक्शन कमिश्नर का मिला हुआ है। तो ये बातें जो है जनता नहीं सुनने वाली है। गलत अफवाह फैला करके आप नहीं कर सकते। आप कहाँ हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी को आप देख लीजिए, ये 24 घंटा, मतलब मैं समझता हूँ 4-5 घंटा छोड़ दीजिए तो मतलब 18 घंटा कम से कम हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। और वो लोग कहाँ कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो आदमी 12 बजे 2 बजे सो के उठेगा, आप बता लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार देवरिया आ गए, और वो विपक्ष का नेता कहाँ है? और मैं जब से विधायक हुआ, मुख्यमंत्री जी 4 बार 5 बार आ चुके देवरिया। ऐसे प्रदेश के सारे जगहों पर मुख्यमंत्री जी का बराबर जो है दौरा होता है, वहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं, उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, और तत्काल जो है सबसे बड़ी व्यवस्था उन्होंने किया है कानून व्यवस्था की, कि हमारी माँ बहन सुरक्षित हैं, हमारे व्यापारी सुरक्षित हैं। और इस तरह की सुरक्षा जो है न कभी रहा है और न आगे किसी सरकार से हो सकती है। इसलिए जनता को पूरा विश्वास है हमारे पूज्य योगी आदित्य महाराज जी के ऊपर, और वो फिर जो है 2027 जो है प्रचंड बहुमत है, 2017 से भी आगे बहुमत से जीतने जा रही है। तो आपने देखा भाटपारा रानी के विधायक जी के मंतव्य को, हमारी ये चर्चाएं आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम सवाल और भी रह गए हैं जो आगामी समय में पूछे जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या क्या कमी महसूस होती है? आप विधायक जी की बातों से कितने प्रभावित हैं, और क्षेत्र की विकास में विधायक जी ने जो योगदान दिया है, जो समय दिया है, आप इसके प्रति अपनी क्या विचार रखते हैं? मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे अनुराग पॉइंट्स। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, आपने कीमती समय में बहुत बहुत धन्यवाद, निकाल कर दिया। और मैं इस अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने, उनके कारण ही ये सब अवसर मुझे मिल रहे हैं। तो उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता रहेगा।